Children, today we are going to start off with the third chapter, and that is greenhouse effect. What is greenhouse effect? In this chapter, we are going to read what are the causes of the greenhouse effect and global warming, what are the causes and what are the effect it is having on our environment, and what efforts we should make to control this effect or global warming. Our environment is comprised of several components. You all know there are natural and as well as man-made components. When the natural and human factors they interact in the environment, this result in the many undesirable effects. One such in fact is greenhouse effect. मतलब दोनों ही चीज़ें हैं. You all know there are many thing factors, natural factors भी हैं. Natural चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, हीट है, एवरीथिंग इज़ देयर, रेन इज़ देयर. ऑल दीज आर नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. मैन ह्यूमन हैज़ मेड मैनी ह्यूमन फैक्टर्स में आपके बहुत सारे लाइक दे हैव मेकिंग फैक्ट्रीज एंड ऑल. Everything, these all come in the human factors. When these two things they interact, they result in some results are there and which are undesirable, which is not good for our earth. One such impact is greenhouse effect and the resulting global warming which the earth is confronting today as a major challenge. And उसी में से एक जो result है undesirable effect, उसका एक जो रिज़ल्ट है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि हम आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं. व्हेन द सोलर इंसुलेशन गेट्स ट्रैप्ड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब ये है कि जो सोलार जो सन से जितनी भी रे वो एनर्जी आती है, जो जितनी भी हीट यहाँ पे आती है, वो सब यहीं पे ट्रैप, उसमें से ज़्यादातर पूरी हीट यहीं पे ट्रैप हो जाती है. बहुत ही कम जो प्रोपोर्शन है वो वापस उसमें जाता है सन पे. तो इससे क्या होता है, ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो क्योंकि वो हीट यहीं पे रह जाती है, तो वो हीट से हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है एंड इट कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग. और इससे हमारे ग्लोबल मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रेज होता जा रहा है. नो, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ हीटेड बाई हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ये तो पता ही है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है वो किससे गर्म होता है? जो सन से हीट आती है उससे. द टेम्परेचर वुड हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस इफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेर इक्वल. अच्छा, बैलेंस तब होता जब हमारे टेम्परेचर रेज तब नहीं होता जब जितना आता, जितना सोलर रेडिएशन आती है अर्थ पे और उतनी ही वापस निकल जाती है अर्थ सरफेस से, तो दोनों ही इक्वल होती, तो इट वुड हैव बीन बैलेंस. लेकिन ऐसा नहीं है. बट वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डू नॉट अलाउ दिस टू हैपन. लेकिन जो बहुत सारी गैसेस हैं एयर में वो ऐसे नहीं होने देती हैं. इसके रिजल्ट क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट द हीट जो है इट रिमेन्स विद इन एंड द टेम्परेचर यहीं पे रह जाती है. मतलब यहाँ एक बार आने के बाद, यहाँ से सन से एक बार अर्थ पे आने के बाद यहाँ से वापस वो नहीं जा पाती कुछ गैसेस की वजह से, और जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. दिस फेनोमेना इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इस फेनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. लिटरली स्पीकिंग द ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस. आप सब जानते हैं ग्लास हाउस क्या होता है? ग्लास हाउस एक तरह का हाउस होता है जो ज़्यादातर रूफ टॉप पे देखा होगा लोग बनाते हैं. उसमें शीशे के वो बनाते हैं ताकि कुछ पेड़ों को जो है तो पौधों को जो बहुत ज़्यादा जब मतलब कोल्ड होता है उनसे बचाने के लिए बनाते हैं. तो क्या करते हैं कि उसमें वो ग्लास हाउस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि जो है हीट बनी रहे. नहीं तो फिर जैसे ही सूरज चला जाएगा, शाम हो जाएगी, तो फिर वही ठंडक ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो कोल्ड में वो प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वो लोग क्या करते हैं, ग्लास हाउस बनाते हैं और उसके अंदर इन पौधों को रखते हैं. दिन में जब ये हीट जो है तो सूरज की हीट यहाँ पे पहुँचती है, और शाम को क्या होता है जब सूरज चला जाता है, वन सन इज गॉन, तो यहाँ से जो हीट होती है वो जब ऊपर उठती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती इस ग्लास की वजह से, और वहाँ पे वो उस एरिया में, उस ग्लास हाउस में वो एक अच्छा सा टेम्परेचर बना के रखती है जिससे कि इन पेड़ों को फ़ायदा होता है. एंड दीज ग्लासेस दे अलाउ द हीट टू कम इन बट दे डू नॉट लेट देम एस्केप. वो उनको एस्केप नहीं करने देते. एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक द ग्लास हाउस. तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो इस ग्लास हाउस का काम कर रही हैं कि मतलब आने तो देती हैं लेकिन यहाँ से जो सन की हीट होती है उसको वापस नहीं जाने दे रहे.
एंड दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर। जब वो वापस नहीं जा पाता, जितना आता है उतनी नहीं निकल पाती, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसमें गैसेस जो है लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ नोन एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेड फ्रॉम, इसमें 3 गैस, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है और एक कार्बन। ये तीनों कॉम्पोनेंट्स है, इनके मॉलिक्यूल्स मिलके इस गैस को बनाते हैं। एंड वाटर वेपर, दे आर सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इन सबको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, इन सबको ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। ऑल्दो द अर्थ सरफेस नेचुरली कंटेन्स दीज गैसेज, वैसे भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेज वैसे भी प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन जो है वो कम हो जाता है, कम है। लेकिन अब जो है तो इनका प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनके लिए पॉपुलेशन बढ़ गई तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे काम हम लोगों को करने पड़ रहे हैं। भाई पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो डिमांड हर चीज़ की बढ़ जाएगी, तो इससे जो है तो ये अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये देखिए सन से जो रेडिएशन यहाँ पे आता है, सम रेडिएशन इज अब्ड बाई अर्थ सरफेस, कुछ ले लेती हैं और वार्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ एटमॉस्फेयर ले लेती हैं, कुछ सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, और कुछ ऑब्जर्व हो जाती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। Now coming to the causes of the greenhouse effect. What are the causes of the greenhouse effect? Greenhouse gases जिसमें कि आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर, इन राइज इन द एयर एंड ट्रैप द हीट। ये हवा में ऊपर उठती हैं और हीट को ट्रैप कर लेती हैं। द एक्टिविटीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज आर, किसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये एयर में इनका कंटेंट क्यों बढ़ता जा रहा है, ये CFCs, मीथेन वगैरह का? द रीज़न इज़ व्हीकुलर एमिशंस। व्हीकुलर एमिशंस का मतलब व्हीकल्स से जितने भी एमिशंस निकलते हैं या स्मोक वगैरह जो भी कुछ धुआं निकलता है वो सब। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर द लैंड फॉर इंडस्ट्रीज एंड लोगों के रहने के लिए ये जो कांटे और वो सब किए जा रहे हैं रास्ते के लिए, रास्ता बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए। ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड द प्रेजेंस ऑफ वेटलैंड्स विच इंक्रीज मीथेन लेवल्स। एक्चुअली मीथेन क्या है? मीथेन एक गैस है जो मार्शी एरियाज़ में होती है, जहाँ पे दलदल वाला इलाका होता है, और आपको पता है कि राइस के लिए जो है तो वेटलैंड्स की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पे पानी भरा इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे मीथेन गैस के लेवल ज़्यादा होते हैं। CFCs विच आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से CFCs बढ़ते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे डिस्ट्रॉय द ओजोन, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉजिंग इट टू बिकम थिनर, और जब इनकी वजह से ओजोन जो है वो थिन हो जाता है, एंड दिस अलाउज द एंट्री ऑफ, और जब ओजोन जो है, व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन जो है वो हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है। एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन से आती हैं उन रेज से ये हमको बचाता है, उनकी एंट्री को रोकता है। लेकिन क्योंकि अब वो पतला होता जा रहा है तो उनकी एंट्री मतलब कहते हैं कि ओजोन में होल हो गया है एक, यही सब पोल्यूशन की वजह से और इन गैसेस के बढ़ने की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ मोर हीट इज़ ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर एंड रेजेस इट्स टेम्परेचर। और इन सब चीज़ों की वजह से हीट जो है ज़्यादा ही, गैसेस ज़्यादा हो गई तो हीट जो है वो एस्केप नहीं कर पाती है यहाँ से एटमॉस्फेयर से, और अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहीं पे रहती है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ये दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर in the Earth's atmosphere is known as global warming. Now coming to the next topic, that is global warming. See here it is given total carbon emissions in the year 2015 by country wise दिया हुआ है, and here it is the legend या की दिया हुआ है total carbon dioxide emissions million metric tons carbon में दिया है। ये जो डार्क ग्रीन एरिया है यहाँ पे 0 to 100 metric tons million metric tons हुआ, और तो मैक्सिमम इज़ ऑरेंज कलर, और हमारे यहाँ इंडिया किस उसमें आ रहा है? लाइट ऑरेंज, मीन्स इंडिया में 1500 to 5000 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन पर किस ईयर में? 2015 में इतना एमिशन हुआ है यहाँ इंडिया से इस ईयर में। नाउ ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने बताया, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वेपर, इन सब चीज़ों के जितना ये इंक्रीज होता जा रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। द बैलेंस बिटवीन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड दैट गिवन आउट बाय द अर्थ वॉज मेंटेन्ड बाय नेचर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब जितना हीट रिसीव होती थी उतनी ही वापस वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी, वापस निकल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। However, scientists have found that the mean temperature has started increasing over the last 150 years. Scientists मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 150 सालों से थोड़ा सा टेम्परेचर जो हमारा जो मीन टेम्परेचर जो एक हमको रहने के लिए चाहिए यहाँ पे, वो उस टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी आती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। इफ़ दिस इज़ नॉट कंट्रोल, तो अगर मीन टेम्परेचर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, then serious consequences can affect biotic and abiotic components of the earth in the years to come। तो हमारे इसका जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका हमारे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स पे असर पड़ेगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंट्रा गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके अकॉर्डिंग 72% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, 18% मीथेन गैस की वजह से, एंड 5% बाय नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। द ग्राफ शोज दैट द ग्लोबल मीन्स टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज बाई ओनली 0.6 डिग्री। अच्छा, इन लोगों ने जो अपना वो टेम्परेचर का वो ग्राफ बनाया उसमें खाली टेम्परेचर जो मीन टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन वो 0.6 से ही बढ़ा है बिटवीन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। बट इस चेंज का भी इट कैन हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट पे काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? हो क्यों रही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके रीज़न क्या है? एक है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्या है? इट इज़ अ ब्लूइश गैस विच इज स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O3 इसका फॉर्मूला है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर और ब्रोकन अप बाय द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये कब बनती है? जब एयर में जो ऑक्सीजन होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उन पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से जो रेडिएशंस आते हैं, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, जब वो इनको ब्रोक करते हैं तब इनका फॉर्मेशन, इनके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ये गैस बनती है। द ओजोन लेयर इज़ फाउंड एट हाइट्स वेरिंग बिटवीन 12 to 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। मतलब हमारे अर्थ के ग्राउंड से 12-50 किलोमीटर्स ऊपर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। एज वेल एज नियर द अर्थ सरफेस, द ओजोन लेयर इज़ इन द अपर एयर, इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी लेयर। जो ऊपर जो ओजोन लेयर है, ये हमारे लिए एक शील्ड या सेफ्टी लेयर का काम करती है, और वो हमको अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उससे बचाती है। Scientists have detected the absence of ozone in areas over and near Antarctica। लेकिन अब स्टडी बता रही है कि एंटार्क्टिका के ऊपर आसपास जो एरिया है, वहाँ पे इस ओजोन की जो लेयर है उसमें कुछ, मतलब वो पतली होती जा रही है, वहाँ पे कुछ एक होल्स टाइप का दिख रहा है। सी ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका। ये ओजोन होल है, द बिगेस्ट होल इज ओवर एंटा, जो सबसे बड़ा होल है वो एंटार्क्टिका के ऊपर ही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस होल सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये होल बढ़ता जा रहा है। दिस डिप्लीशन इन ओजोन और ओजोन होल इज ड्यू टू मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज विच रिलीज हार्मफुल गैसेज एंड CFC। CFC is chlorofluorocarbons. What disease are caused due to the exposure to ultraviolet rays? अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर आने लगेगी तो हमको बहुत सारे इसमें कैंसर हैं, स्किन कैंसर, स्किन से बहुत सारी आइज़ वगैरह, इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। Greenhouse gases. Technological development and other human activities are contributing towards growing emission of greenhouse gases. आखिर ये greenhouse gas जो है वो एयर में बढ़ कैसे रही है? The reason are we, हम उसके रीज़न है, क्योंकि हम जो हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज और हमारी जो यूसेज बढ़ती जा रही है, उसमें ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा एमिट होने लगी और एयर में जा रही हैं। लाइक CFC दैट आर यूज्ड इन एरोसोल, जैसे रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं। दीज आर द चीफ एजेंट्स विच लीड टू ओजोन डिप्लेशन। ये जो है ये सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन में काम करता है। When these machines are destroyed and discarded, जब हम इन मशीन को डिस्कार्ड कर देते हैं और फेंक देते हैं, द CFC गैस जो होती है, दे कंटेन एस्केप्स एंड एंटर द एटमॉस्फेयर। वो इसमें जो CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जाती है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जब ये CFC जो ये ओजोन लेयर पे पहुंचती है, एयर में ऊपर ओजोन लेयर पे जाती है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ से आ रही होती हैं वो इनको
ब्रेक कर देती हैं इनके मॉलिक्यूल्स को, जिसमें क्लोरोफ्लोरीन और सबको ब्रेक कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, क्लोरीन एटम को अलग कर देती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। और ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन में या उनको मतलब तोड़ने में, उसको हटाने में या उसको पतला करने में, डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। एंड द रिजल्टिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। रिलीज ऑफ एमिशंस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स से जो निकलते हैं एंड जेट एयरक्राफ्ट से स्पेस प्रोब्स, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज गैसेस। नाउ कमिंग टू द next is greenhouse gases हो गया. Now what is deforestation? Deforestation is to the process of cutting the forest. Now trees they play an important role in the carbon cycle. आप सबको पता होगा कि कार्बन साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों, कैसे? बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट बाय कन्वर्टिंग. क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Why you know that photosynthesis के लिए they need, the plants need carbon dioxide, water and sunlight. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं and they give oxygen in इसके जगह पे ऑक्सीजन देते हैं. दस दे एक्ट एज ए नेचुरल रेगुलेटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो ट्रीज़ हैं ये किसका काम करती हैं, नेचुरल रेगुलेटर करती हैं ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेट करती रहती हैं. द मोर ट्रीज द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर एंड द मोर ऑक्सीजन. और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ही कम कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा यूज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों से और उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन हमको देंगे. डिफॉरेस्टेशन इज़ कॉजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज टू फॉल. लेकिन अब क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कार्बन लेवल्स जो है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिसका जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ये भी बहुत बड़ा कॉज. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, दे आर हाई इन कार्बन. इनसे भी कार्बन, जब इनको जलाते हैं तो कार्बन मिलता है. एंड दे प्रोड्यूस मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और CO2. और जब हम इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करती है, ये भी हीट ट्रैप करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इस ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट पे इफेक्ट है. क्लाइमेट चेंज इम्प्लाइज वेरिएशन इन द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. मतलब जो अभी क्लाइमेट चल रहा है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस या बदलाव आ जाएंगे. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या क्या हो सकता है, जैसे मेल्टिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ आइस शीट्स. जो अर्थ के ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड वगैरह, जहाँ पे इतना बर्फ़ जमी हुई है वो सब पिघल जाएगी और वो श्रिंक हो जाएगी. एंड राइस इन सी लेवल. जब वो पिघलेगी तो कहाँ जाएगी, वो जाके सीधा मिल जाएंगी सी लेवल में, ओशंस में जाके मिलेंगे, सीज में मिलेंगे. और जब वो पानी उसमें जाके मिल जाएगा तो इनका क्या होगा, इनका लेवल ऊपर हो जाएगा. और जब ये ऊपर हो जाएंगे तो ये अपने कोस्टल एरिया, जो इनका कोस्ट है उसको तोड़ते हुए वो जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया में, कोस्टल एरिया के आसपास जो एरिया है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो एरिया जो है वहाँ पे फ्लड आ जाएगा. चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स में लीडिंग टू द फ्लड्स एंड ड्राउट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसमें रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस आ जाएंगे, तो कहीं बाढ़ आ जाएगी तो कहीं पे सूखा पड़ जाएगा. नाउ इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लोरा एंड फौना विल बी अफेक्टेड एज प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन कोल्ड एरियाज विल. फ्लोरा है जो रिलेटेड टू प्लांट एंड एनिमल. फौना का मतलब होता है एनिमल से, जितने भी एनिमल लाइफ है, इट विल बी अफेक्टेड. क्योंकि प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं वो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर हम चाहें कि पोलार बियर है जो है वो राजस्थान में आके हम उसको सर्वाइव कर ले जाएंगे तो वो नहीं हो सकता. ना तो हम कैमल को पोलार रीजन में ले जाके वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सच कंडीशंस एंड दिस में लीड टू एक्सटेंशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़. इससे कई सारे स्पीशीज़ जो है, जब उनका एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा जिसमें वो सर्वाइव करते हैं, तो वो मर जाएंगे एंड उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा. एंड डिफॉरेस्टेशन. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर विल ऑल्सो चेंज. और वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी बदल जाएगा, देयरफॉर लीडिंग टू डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन. की लेवल कम हो जाएगा, मतलब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा और उसमें सैलिनिटी मीन्स जो ये सॉल्ट जो बढ़ते हैं वो सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाएगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा. दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग अनसर्टिनिटी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एपिडेमिक्स. इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स में क्रिएट आइडियल कंडीशंस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ वायरसेस. एपिडेमिक्स आप सब देख रहे हैं, अभी देखो जैसे ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये इनके आइडियल होता जा रहा है, ये वायरस जो है, ब्रीडिंग ऑफ वायरस जो है उनके लिए आइडियल टेम्परेचर हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्रीड करेंगे. जैसे कि आजकल हो रहा है ये वायरस वाला जो चल रहा है सब,
एंड बैक्टीरिया विच में बिकम अ कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स। और इसी तरह ये एपिडेमिक्स ब्रेक हो जाती हैं जब ये बैक्टीरियाज के थ्रू होती हैं या वायरसेस के थ्रू, जैसे कि अभी हो रहा है। ये भी तो एक कोरोना, it is also an epidemic only just because of a type of virus known as coronavirus. Supply of food and water, fresh water supplies will also be affected। जो हमको ताज़ा फ्रेश पानी मिलता है पीने के लिए उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एज ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं दे आर डिप्लीटिंग फास्ट, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है, उनका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जा रहा है। दिस विल लीड टू सीवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज एज क्रॉपिंग पैटर्न्स विल बी अफेक्टेड। और एग्रीकल्चर में जो मतलब हम खेतों में जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इससे क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। एफर्ट्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, हमें क्या करना चाहिए कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता जा रहा है, गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड मेनली बाय द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs एंड ऑल। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग वुड बी टू यूटिलाइज, सबसे पहले अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ेगा। लाइक कि विंड से हम लोग ज़्यादा यूज़ करें, सोलार, टाइडल, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर, जिनसे कि ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये सारी गैसेस जो हैं वो कम, जिनसे रिलीज़ नहीं होती, ऐसे अल्टरनेट सोर्सेज को हमको यूज़ करने की सोचना चाहिए। एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो। साथ ही साथ और भी जो गैसेज हैं, जैसे कि हम CFCs और ये क्या कहते हैं मीथेन गैस, और इन सब चीज़ों को भी हमको ऐसे इनके अल्टरनेट सोर्स ढूंढने चाहिए जिनसे ये गैसेस जो है वो एयर में कम जाएं, ज़्यादा ना पहुंच पाएँ। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। पहला, रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन। सबसे पहले व्हीकल एमिशन इज़ अ मेजर सोर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द ओजोन कवर ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप लोग देखते हैं दिल्ली में क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है कि लोगों को वहाँ पे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग गर्मियों में भी वहाँ पे, बरसात में, सर्दियों में भी मास्क लगा के घूमते हैं। ऐसा क्यों है वहाँ पे? इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और व्हीकल्स से जो है तो स्मोक बहुत ज़्यादा, ये जितने भी उनका जो एमिशन होता है, इसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है। दिस कैन बी रिड्यूस बाय ऑप्टिंग फॉर ग्रीनर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर हम उसकी जगह बाईसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा यूज़ का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। यही सब वहाँ की गवर्नमेंट भी बोलती है जब ऐसा होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। अगर एक ही जगह जाना है तो क्यों, आपके घर में कार है, सभी यही सोचेंगे, 5 आदमी है, पाँचों सोचें कि हम अपने अपने काम पे कार का यूज़ करें, तो ये गलत है। आप सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए। कार पूलिंग क्या है, अगर एक ही जगह से 5 लोग हैं, 5 वर्कर्स हैं, और वो 5 वर्कर्स अगर एक ही ऑफिस में जाते हैं और पांचों अपनी ही अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो वो क्या है, वो 5 गाड़ी जो है वो उतना पोल्यूशन कॉज कर रही है। अब एक काम कर सकते हैं ये लोग, ये कर सकते हैं कि एक हफ्ते एक की गाड़ी से गए पांचों, फिर दूसरे हफ्ते दूसरे की गाड़ी से गए, तो इस तरह क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। इसी को कार पूलिंग कहते हैं। दिस इज ओनली नोन एज कार पूलिंग। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड कोर्स, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना। द प्रोडक्ट्स यूज्ड इन हाउस होल्ड कंटेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक विच लीव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, जैसे कि हम लोग AC और फ्रिज, ये सब। सो द मूव शुड बी टू स्विच टू नेचुरल प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ केमिकल्स। सेफ डिस्पोजल ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, अगर फ्रिज और AC में जो CFCs होते हैं, अगर उनको लिमिटिंग द यूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट एंड देयर केयरफुल डिस्पोजल विल रिड्यूस द डिस्पोजल ऑफ CFCs इन द एनवायरनमेंट। मतलब इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी हमको केयरफुल होना चाहिए कि इतना हम इनको ऐसे ही नहीं तोड़ के ऐसे फेंक दें कि ये बाहर एयर में मिल जाए। इससे हम ओजोन के डिप्लेशन को भी रोक सकते हैं। चूजिंग राइट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड रेजेस द लेवल ऑफ नाइट्रेज। इससे नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता है ये सब नाइट्रोजन के उससे होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो इनसे क्या कहते हैं, फार्मर्स को नाइट्रोजन क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो वो मिलता है एज अ मेन कल्प्रिट फॉर डिप्लीटिंग द सरफेस ओजोन। इसका फ़ायदा तो मिल रहा है क्रॉप्स को, लेकिन ये किसको डिप्लीट कर रहा है, ये हमारे ओजोन को, ये जब हवा में जाता है तो ओजोन को डिप्लीट करता है। देयरफॉर लिमिटेड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इसीलिए इनको हम लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, एज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, से हमको प्रोटेक्ट करता है। इट्स अ डिप्लीशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
तो जो ये ख़त्म होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है और इसमें होल हो गया है, ये बहुत ही सोचने की बात है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर, इसको हमको मतलब रोकने के लिए वी शुड प्रिवेंट ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिससे कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, जिसको कहते हैं ODS का नाम दिया गया है, रिलीज़ होती हैं, उनको हमको कम करना या मतलब उनके अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने चाहिए. द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंजेस UNFCCC sets an overall framework for all countries. इन्होंने किया है where members have agreed to reduce global temperature to below 2 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब उन्होंने सोचा है कि हम जो भी अभी चल रहा है टेम्परेचर, उस जो मीन टेम्परेचर है उसको हम 2 डिग्री और नीचे लाना चाहिए हमको. लैंडमार्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंजेस एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस, वेयर द रियो अर्थ समिट जो हुआ था, रियो एक जगह है वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल एक्सेट्रा. द रियो अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो इन जून 1992 में हुआ था, जहाँ पे 152 नेशंस थे, उन्होंने साइन किया और इसमें एंड एग्रीड टू प्रिवेंट द डिवास्टेटिंग एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. I hope you have understood the chapter. Here is the mind map. I'll send you the pic of this and you will draw this in your copy. Because global warming, it is a result of greenhouse effect. What are its causes? Ozone depletion, greenhouse gases in air, deforestation and burning of fossil fuels. Next, what is its impact? Climate change hoga, effect on ecosystem and economic activities. And impact epidemics भी हो सकता है and supply of food and water भी effect होगा. Prevention and control by reducing the vehicular pollution, use of eco-friendly products use करके, safe disposal of AC and fridge में क्योंकि वहाँ से CFCs निकलती हैं, and control use of fertilizers and pesticides को भी control ताकि nitrous oxides ज़्यादा ना फैल सके environment में, and protecting the ozone layer from depleting. Now, I hope that you all have understood. Watch this video and try to understand.